नमस्ते, जय हिंद। आज 8 दिसंबर को 1971 में ऑपरेशन पाइथन लॉन्च हुआ था। ऑपरेशन पाइथन इंडियन नेवी का ऑपरेशन था और ये ऑपरेशन ट्राइडेंट जो पहला ऑपरेशन था जिसमें में कराची नेवल जो पोर्ट था उसको भारी क्षति पहुंचाई गई थी। वहां पे 4 शिप्स डुबाए गए थे। ये उसका फॉलोअप था। अ, अब युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है। वेस्टर्न थिएटर में हमने एक पीवीसी की आपसे बात की थी, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल साहब की। एक और पीवीसी वेस्टर्न थिएटर में था और वो इंपॉर्टेंट था, वो था मेजर होशियार सिंह का। एक तो थोड़ा ये समझ लीजिए कि जो युद्ध वेस्टर्न थिएटर का था उसमें जम्मू कश्मीर एक सेक्टर था जिसमें बैटल ऑफ छम बहुत ज्यादा फियर्सफुल थी। और दूसरा जब पंजाब सेक्टर में आप ऊपर से नीचे चल रहे हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो शकरगढ़ सेक्टर था और उसमें बैटल ऑफ बसंतर बोलते हैं, वो कंटिन्यूअस चली थी। और फिर नीचे कच्छ सेक्टर आता है जो गुजरात का है। इस शकरगढ़ सेक्टर में मेजर होशियार सिंह जो 63 कमीशन ऑफिसर थे, उन्होंने जैसे ही उनको कमीशन मिला था उसके तुरंत बाद उन्होंने नेफा में नौकरी की, मतलब में उनकी पोस्टिंग हुई थी। फिर वो 65 वॉर में राजस्थान सेक्टर में भी उन्होंने युद्ध में भाग लिया था। अब इस समय 71 में वो ग्रेनेडियर्स ऑफिसर थे और वो पोस्टेड यहीं पे थे। उनकी जो कंपनी उनके कमांड में थी, उनको टास्क दिया गया कि जरपाल जरपाल एक पोस्ट थी कि इसको तुम्हें कैप्चर करना है, क्योंकि वो दुश्मन का बहुत फोर्टिफाइड, मतलब वहां दुश्मन पूरी तरह से तैनात था, पूरी तरह से मुस्तैद था। इसको कैप्चर करने का टास्क उनको था। 15 दिसंबर को उन्होंने अपनी फौज के साथ उस पर आक्रमण किया और बहुत फियर्स बैटल थी, हैंड टू हैंड बैटल थी, मतलब सामने सामने लड़ाई हुई, हैंड टू हैंड। और अल्टीमेटली इन्होंने जरपाल पे विजय पाके उस पर कब्जा कर लिया। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ये जो पाकिस्तान था, जो दुश्मन था, उसको ये स्वीकार्य नहीं था कि हम इतनी फोर्टिफाइड एरिया में, इतनी स्ट्रांग एरिया से कोई मुझे यहां से बेदखल कर सकता है। उन्होंने पूरे दमखम के साथ, ज्यादा दमखम के साथ दूसरे दिन फिर वापस आक्रमण किया। फियर्स बैटल हुई थी और उस बैटल में इनको चोट लगी थी। ये फिर भी वहां से हटने को तैयार नहीं थे, बंकर टू बंकर घूम रहे थे और इस अदम्य साहस के लिए इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। बाद में फिर ये सरवाइव किए थे उस युद्ध को, 1998 तक ये जीवित रहे, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं। एक मैं आपको अपने जो गेस्ट हैं उनकी इस कहानी सुनने से पहले एक छोटा सा एक आंकड़ा आपको देना चाहता हूं जो मेरे ख्याल में थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जो ये सरेंडर हुआ था ढाका में 16 दिसंबर को, उसकी अलग अलग, फिर कहीं आप कहते हैं 93,000 फौज ने सरेंडर किया था, कहीं 96,000, लेकिन जो ऑफिशियल फिगर जो साइट्स पे मिलती हैं, जो विकिपीडिया में मिलती है, मैं उस फिगर की बात कर रहा हूं। उसके अनुसार जो टोटल सरेंडर हुआ था उसमें से पाकिस्तान आर्मी के जो सैनिक थे वो 54,154, 54,154 लोग थे और उनके कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी थे, जिन्होंने उस डॉक्यूमेंट पे साइन किया था, अगर आपको याद हो। पाकिस्तान नेवी के 1,381 मतलब नौसैनिकों ने सरेंडर किया। पाकिस्तान एयरफोर्स के 833 लोगों ने सरेंडर किया। पैरामिलिट्री, ईस्ट पाक राइफल्स और जो पुलिस, जो सेंट्रल पुलिस होती है, जैसे अपने यहाँ बीएसएफ, सीआरपीएफ, इस तरह का जो उनके यहाँ है, इन लोगों की टोटल तादाद 22,000 करीब थी, 22,000। और एक इंपॉर्टेंट और लोग थे जिन्होंने जो सरेंडर किए गए, वो थे सिविल जो सर्वेंट्स थे, जो सरकारी लोग थे, मतलब नॉन डिफेंस वाले सिविल सर्विसेज, वो करीब 12,000 लोग थे। और वो एक इंटरेस्टिंग है, इनके जो उस समय के वहां के गवर्नर या चीफ सेक्रेटरी बोले जाएंगे, उस समय के गवर्नर जो थे जनरल वो मलिक साहब थे। वो एक मैंने अपनी किताब में उसका जिक्र भी किया है कि कैसे उनकी पत्नी ने इन्वॉल्व थी और क्या क्या जब नेगोशिएशन चल रहे थे बाद में, आफ्टर द वॉर, वो बात कभी करेंगे। जो ऑफिशियल फिगर है वो करीब 90,300
68 POWs की है, जिसमें ये सब मिलके मतलब सेना, नौसेना, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री, सिविलियंस को। अब हम लोग जरा बात कर लें एक वेस्टर्न थिएटर में एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो चुशुल, अगर आप कोई लद्दाख गए हो और या कभी वहां विजिट किया हो तो एक तरफ नुब्रा वैली और ये सब चलता है, पेंगोंग लेक, ये सब आप है, उसके और ईस्ट में आपको चुशुल जगह दिखाई देती है। वहां पे एक भयंकर लड़ाई हुई थी, उसके बारे में ब्रिगेडियर अमूल्य मोहन बता रहे हैं। और वहां पे जो हमारे ऑफिसर जिन्होंने एक अदम्य साहस का परिचय दिया था, सेकंड लेफ्टिनेंट श्यामल देव गोस्वामी की कहानी बता रहे हैं, जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जय हिंद, नमस्कार। मैं ब्रिगेडियर अमूल्य मोहन, सेवानिवृत्त, राजपूत रेजिमेंट, आपको एक ऐतिहासिक लड़ाई के बारे में बताऊंगा। मेरठ में जन्मे एक छोटे बच्चे जिनका नाम था श्यामल देव गोस्वामी, जिनके परिवार में उनकी 3 बहनें और एक भाई थे। उनका बचपन से ही शौक़ था पोइट्री में, कला में, और घर वाले समझते हैं कि बड़े होके वो कलाकार बनेंगे, फिलोसफर बनेंगे या प्रोफेसर बनेंगे जैसे उनके पिताजी थे। लेकिन जैसे समय बीतता गया उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस में काफ़ी रुचि रही और उनके बारे में पढ़ते रहे। श्यामल देव गोस्वामी अपने पढ़ाई के बाद, जैसा कि घर वालों को चाहिए था, इंजीनियरिंग कॉलेज ग्वालियर में चले गए। लेकिन उनका अभी भी रुचि थी फ़ौज में आने की, क्योंकि नेताजी सुभाष बोस से काफ़ी वो इंस्पायर्ड थे। और बिना बताए उन्होंने IMA का एग्ज़ाम दिया, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में पास हुए और वो मिलिट्री एकेडमी पहुंच गए। 1961 के जून में वो 13 फील्ड रेजिमेंट में कमीशन हुए और उनकी रेजिमेंट बहुत जल्द ही चाइना बॉर्डर चुशुल के इलाके में पहुंच गई। जैसा कि आप लोगों को विदित है, 1962 में लड़ाई के बादल छा रहे थे। चुशुल में 13 फील्ड की, जैसा कि आर्टिलरी में बैटरी होती हैं, कई जगह डिप्लॉयड थी। उनकी नियुक्ति 1/8 गुरखा राइफल्स की कंपनी के साथ थी और उसके बगल में रजांगला और ये गुरुंग हिल आसपास थे, जो स्पांगर गैप को कवर करते थे। ये पूरा इलाका बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि ये पीछे चुशुल जो हमारी एयरफील्ड थी उसको लाते थे। उस समय के ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर TN रायना, जो बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, उन्होंने सूझबूझ से इस डिप्लॉयमेंट को अप्रूव किया था। 18 नवंबर का वो दिन जब सेकेंड लेफ्टिनेंट श्यामल गोस्वामी गुरुंग हिल में अपने टीम के साथ मुस्तैद थे, सुबह हमला हुआ। लेकिन सूझबूझ के कारण हमारे जो डमी आर्टिलरी थी उनको चाइनीज़ ने रियल समझ के उस पर हमला किया। उसके बाद जब उनका पहला हमला आया, उसको हमारे अच्छे फायर और आर्टिलरी के गोलों से बर्बाद कर दिया गया। चाइनीज़ घबरा गए। गुरुंग हिल पूरे में भगदड़ मची हुई थी, लेकिन सेकेंड लेफ्टिनेंट श्यामल गोस्वामी और उनकी टीम मुस्तैद रही। 2 हमलों के बाद कैप्टन खेर, कंपनी कमांडर, ने आदेश दिया कि बचे हुए जवान पीछे हटें, लेकिन लेफ्टिनेंट श्यामल गोस्वामी जो हैं वो अपनी टीम को लेकर डटे रहे और उन्होंने आर्टिलरी का फायर, जिसको बोलते हैं हम डिफेंसिव फायर, SOS किया, फायर टिल इटर्निटी, यानी कि अपने पोस्ट के ऊपर फायर, जिससे चाइनीज़ जो नज़दीक आए थे उनको मार गिराया जाए। ऐसा करते करते उनकी टीम के सभी मेंबर्स मारे गए। श्यामल गोस्वामी खुद शेल बस के कारण काफ़ी गंभीर अवस्था में घायल हो चुके थे और वो बेहोश होकर पड़ गए।
24 घंटे बाद लेफ्टिनेंट गोस्वामी को जब उठाया गया तो उनके दोनों पैर फ्रॉस्ट बाइट से अफेक्टेड हो गए थे। ये किस्मत की बात है कि 21 नवंबर को सीज़ फायर हो गया और चाइनीज़ कभी भी चुशूल एयरफील्ड को कैप्चर नहीं कर पाए। लेफ्टिनेंट गोस्वामी को बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया और 5 साल बाद जर्मनी में वो उनके पैर लगने के बाद उन्होंने खुद चल के माननीय राष्ट्रपति से महावीर चक्र प्राप्त किया। ये है उस बहादुर की कहानी जो इनको कहते हैं चुशूल के हीरो। धन्यवाद। जय हिंद। अब जरा ईस्टर्न सेक्टर की बात कर लें। ईस्टर्न सेक्टर में मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल के.जे. सिंह हैं, अ वेरी डेकोरेटेड ऑफिसर, जिनको युद्ध के बारे में अगर आप इनसे स्टोरी सुनने लगी है तो कब समय निकल जाएगा, इतने स्टोरीज हैं, इतने मतलब आपको जोश भी आता है उनके साथ। ये आपको ईस्टर्न थिएटर की पूरी बात समझाएंगे कि कैसे 4 अलग अलग मोर्चे खोले गए ईस्टर्न सेक्टर में, 2nd कोर, 4th कोर, 33rd कोर, कैसे उसने अपने को युद्ध कौशल में कैसे उसको बिसात बिछाई गई, ये डिटेल में आप जनरल के.जे. सिंह से सुनिए। इसके बाद कल हम लोग और बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बांग्ला। नमस्ते। नमस्ते। आज मेरे साथ जनरल के.जे. सिंह। सर, आज हम लोग बात थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे कि 1971 की जो लड़ाई हुई उस पे जो ईस्टर्न थिएटर था, या जिसको ईस्ट पाकिस्तान उस समय कहते थे, अब बांग्लादेश, उस पे फॉर्मेशन, क्योंकि कई बार आता है कि कभी आप आता है नॉर्थ से आपने अटैक किया, तो कभी आता है कि सर कहां से अटैक हुआ था, उसको थोड़ा आज बताएं सर। सबसे पहले आनंद वर्धन जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और आपके सभी श्रोताओं को जय हिंद के अभिवादन से मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। और मैं इस बात की सराहना करना चाहता हूं कि आपने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है, कर रहे हैं आप, जिससे आप हमारी आम जनता को हमारे स्वर्णिम विजय वर्ष जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बार किया है उसके बारे में उनको अवगत करा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। तो आइए बात करते हैं बांग्लादेश के पूर्वी थिएटर की, ईस्टर्न थिएटर की। अगर आप अपना ध्यान नक्शे की तरफ ले जाएं तो आपको सहज ही लगेगा कि बांग्लादेश 3 तरफ से, जिसको उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के नाम से संबोधित किया जाता था, भारत से घिरा हुआ है और उसके दक्षिण में समुद्र है। तो उस वक्त हमारे जो सेना के मुख्य अधिकारी थे, हमारे सेनाध्यक्ष थे जनरल मानिक शाह, उन्होंने प्रधानमंत्री से वार्ता करके इस बात के ऊपर चर्चा की थी कि इस थिएटर के अंदर ऑपरेशन करने के लिए सबसे बेहतर जो समय होगा वो दिसंबर का। क्यों होगा दिसंबर का? क्योंकि बांग्लादेश में बारिशें बहुत होती हैं, नदियां बहुत हैं और वहां पे दलदल जैसी स्थिति बन जाती है। तो दूसरी चीज ये है कि दिसंबर के महीने में, नवंबर से शुरू होकर चीन के जो दर्रे हैं, जो पास हैं, वो बंद हो जाते, तो चीन से कोई हस्तक्षेप होने की संभावना खत्म हो जाती। तो इन्हीं 2 चीजों को, और तीसरी चीज जो बड़ी जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती, कि किसी और महीने में हम करते तो फसलें भी खड़ी होती, इस महीने में फसलें नहीं होती। तो अगर आप लड़ाई कर दो तो अगले साल फिर अकाल आना तो जरूरी है, क्योंकि फसलें बर्बाद हो जाएंगी। अब मैं दोबारा से बात करता हूं पूर्वी पाकिस्तान की। उसको अगर नक्शे पे हम देखें, उसका एहसास करें, तो 3 तरफ से हिंदुस्तान भारत से घिरा है और दक्षिण में समुद्र है और नदियां बहुत है। जब गंगा वहां जाती है और ब्रह्मपुत्रा, जिसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से संबोधित करते हैं, और ये 2 जो विशाल काय नदियां जब मिलती हैं तो इनका नया नाम आता है पद्मा। तो बांग्लादेश में पहले गंगा, फिर पद्मा, जमुना जो ब्रह्मपुत्रा है,
या ब्रह्मपुत्र भी बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, मेरे साथी। मुझे तो बहुत याद आता है, मैं सुनता था, आला उदल बड़े लड़ैया, दो जी मारे जी तीन मर जाए और चौथा खौफ खाए मर जाए। तो हमारे कई फौजी आपके इलाके से आए। तो और भी नदियां हैं, तीस्ता, मधुमती। तो इन नदियों की वजह से क्या होता है कि इलाका कुछ कॉरिडोर्स में बढ़ जाता है, कुछ उसके, जैसे आप पूर्वांचल कॉरिडोर आजकल कर रहे हैं, वेस्टर्न कॉरिडोर कर रहे हैं, ऐसे कॉरिडोर बन जाते हैं, रीजनल बन जाते हैं। तो इन कॉरिडोर्स में ऑपरेशन भी ऐसे किए जाते हैं कि वो अलग अलग थ्रस्ट लाइन के ऊपर आते हैं, अलग अलग उनको बांट कर किया जाता है। और दूसरी चीज पाकिस्तान ने क्या की, पाकिस्तान ने सोचा ये नदियां रोक देंगी, और उसने एक फोर्ट्रेस मेंटालिटी ले ली, जैसे किले होते हैं, झांसी का किला है, तो इस तरह का किले एक टाइप की उन्होंने बड़े बड़े शहरों के किले बनाए। तो भारत ने क्या किया, भारत ने जो दक्षिण पश्चिम की तरफ से, यानी कि साउथ वेस्ट की तरफ से अपनी टू कोर को लॉन्च किया, जिससे आपके ये जनरल जो आरपी साई है, ये टू कोर के कोर कमांडर आजकल आपके यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में भी है। तो इसको वहां से लॉन्च किया गया टू कोर को। और उत्तर पश्चिम की तरफ से, यानी कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ से लॉन्च किया गया 33 कोर। ये सबसे ज्यादा बड़ी हमारी फौज की टुकड़ी थी जिसको लॉन्च किया गया। टुकड़ी क्या, बहुत बड़ी फौज की फॉर्मेशन कहा जा सकता है। और जो पूरब की तरफ से, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व की तरफ से 101 कम्युनिकेशन जोन को लॉन्च किया गया, और साउथ ईस्ट की तरफ से 4 कोर को लॉन्च किया। तो देखें तो 2 कोर जो कि साउथ वेस्ट से आई, उसके जनरल रायना प्रभु, और जो 4 कोर जो पूर्व की तरफ से आई, उसके प्रमुख जनरल सगत सिंह, जो एक बहुत प्रभावशाली कमांडर रहे, और उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी उम्मीद ही नहीं। ये नहीं सोचा जा रहा था कि उस साइड से मेन अटैक होगा, लेकिन उन्होंने क्या किया कि ये टरेन ऐसी थी, जमीन ऐसी थी जिसके ऊपर की मनूवर की जरूरत। अब मनूवर के लिए वहां पर दलदल भी है, टैंकों का इस्तेमाल किया गया, टैंक इस्तेमाल किए गए। उससे ज्यादा उन्होंने हेली ड्रॉप्स, एयर ड्रॉप्स, इसका इस्तेमाल किया। और समुद्र से भी एम्फीबियस असॉल्ट हुआ। टंगाइल के जो एयर ड्रॉप है, पैराड्रॉप है, वो तो इतिहास में मशहूर है। और जो नदियां पाकिस्तान ये समझ के बैठा था जिनको हिंदुस्तान की फौज क्रॉस नहीं कर सकेगी, तो T-55 टैंक हमारे और PT-76 थे, उनकी तरफ से शेफी टैंक थी, 29 कैवलरी थी उनकी। तो वो हमारे टैंकों को पीपा कहते थे। पीपा जैसे कनिस्तर होता है ना, पीपा होता है। हाँ हमारे उत्तर प्रदेश में आटा डाल के ले जाते हैं पीपा, जी 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 मजाक में, मतलब तिरस्कार की भावना से। लेकिन पीपा ने कमाल कर दिया, नदियों से तैरे, मेघना पार किया और ढाका पहुंचे। और देखिए कुछ बात हमें, ये तो हुई आर्मी की बात, और आर्मी ने फिर पहले जो आर्मी साउथ वेस्ट से गई थी उसने जैसौर पे कब्जा किया, जो नॉर्थ वेस्ट से गई थी उसने बोगरा पे कब्जा किया, बड़े बड़े शहर टूट गए उनके। और जो ईस्ट से गई वो तो ढाका तक पहुंची, 101 कम्युनिकेशन जोन और 4 को। लेकिन इसमें भूमिका बहुत और लोगों की भी, जैसे कि बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी, जिनको मुक्ति योद्धा के नाम से, उनको हमारी सेना ने तैयार किया, हथियार दिए। उनके थल सेना के साथ भी थे वो। कौन थे वो पूर्वी पाकिस्तानी राइफल से भागे हुए लोग जिन्होंने उसे छोड़ दिया था आजादी की फिराक। उनकी एक नेवी भी बनाई गई थी और उनकी एक एयरफोर्स भी बनाई गई। हमने पूरी तरीके से उनको सक्षम किया। उसके अलावा बीएसएफ ने भी ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। एसएफएफ, आपने अभी कैलाश रेंज के ऑपरेशन में सुना होगा, तिब्बती मूल के लोगों का ये होता है, इसको विकासी भी कहते हैं। तो एसएफएफ भी थी इसमें, और बहुत सारी ऐसी फोर्सेस थी जिनको, जो कि शेडोज में ऑपरेट कर रही,
तो भूत या फौज, भूतों की तरह पाकिस्तान को पूरी तरीके से उनका मनोबल टूट गया। एयरफोर्स ने भी अच्छा हिस्सा लिया। और देखिए, सरेंडर से पहले एयरफोर्स ने, पहले तो नेवी ने पूरा ब्लॉकेट कर दिया। और आपको याद होगा 7वां बेड़ा आया था अमेरिका से, यूएसएस एंटरप्राइज, पर हमारी प्रधानमंत्री घबराई नहीं, वो डटी रही उन्होंने, और 7वां बेड़ा कुछ नहीं कर सका। तो नेवी ने भी अपना रोल अदा किया। एयरफोर्स ने सरेंडर से पहले 4 हंटर और नेट्स का इस्तेमाल करके बॉम्बिंग की, जिससे उनको मैसेज दिया जा सका कि भाई देखिए, पैरा ड्रॉप और हेली ड्रॉप हो चुके हैं, ढाका के तीनों चारों तरफ सेनाएं आ गई हैं। और उसके अलावा आपके प्रेसिडेंशियल पैलेस के ऊपर एयर अटैक हो रहा है, तो आपकी एयरफोर्स का तो कोई काबिलियत अब बची ही नहीं है। समुद्र के अंदर अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इतिहास में ये एक बहुत अनूठी चीज है। 93,000 युद्ध बंदी बना लिए गए, मतलब 93,000 लोग सरेंडर कर दे। और सरेंडर करने से पहले ये कह दिया, आत्मसमर्पण करने से पहले, कि हमारी जान बचा लो। तो ये जो आत्मसमर्पण है, ये सुबह होना। और ये एक ऐसे वो है कि जीत के बाद भी हमने उनकी सेनाओं को अपने हथियार रखने दिया, क्योंकि उन्हें ये डर था कि हमें बांग्लादेश के नागरिक जान से मार, हमारी जान ले लेंगे, क्योंकि वो अत्याचारी थे। उन्होंने वहां पर बलात्कार किए थे, लूटपाट की थी और बहुत गलत कार्रवाई की। फिर दोपहरी में उनका पूरी तरीके से, विधिवत तरीके से आत्मसमर्पण हुआ। और ये भारत की फौजों की बहुत नायाब कामयाबी है। इसका हमें जश्न मनाना चाहिए, याद करना चाहिए। जो देश अपनी जीत को नहीं याद करते तो वो हार जाते। तो हमें याद करना चाहिए और इससे सबक लेनी चाहिए। जी सर, एक चीज पूछनी थी। ये जो टिबेटन एसएफएफ फोर्स है, मैं उनके भी कुछ लोगों के संपर्क में हूं, कोशिश कर रहा हूं उनसे भी बात हो जाए। ऐसा मुझे हरदम लगा कि इसके बारे में थोड़ा हम लोग हश हश कर, मतलब हम लोग नहीं चाहते हैं कि इसके बारे में ज्यादा बात हो। क्या दिक्कत है? उन्होंने अगर हमारे देश की मदद की, उस समय हमारी फौज के साथ उन लोग लड़े, हम लोग क्यों नहीं उनकी बात करना चाहते हैं? देखिए आनंद वर्धन जी, आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया। बात यह है 2014 तक जी, और कुछ उसके बाद तक भी, मैं ये राजनीति में नहीं जाना चाहता, ये खासकर हमारे राजनयिकों की वजह से एक धारणा थी कि चीन को नाराज मत कर दे, चीन को गुस्सा ना आ जाए, चीन के बारे में बात ना करो, चीन की चीजों को वो ना करो। तो ये एसएफएफ ने वहां पे हिस्सा लिया, और क्यों ना लेते। देखिए आप और हम ये सोचते हैं कि ये जो प्रॉक्सी वार, परोक्ष युद्ध है, ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में शुरू हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये 80 के दशक से शुरू हुआ। नहीं, 50 के दशक में जो फीजो है, नागा के उग्रवादी विद्रोही, वो भागकर पूर्वी पाकिस्तान चले और मोबू अंगामी चाइना चले। तो इन लोगों ने तो तब से लेकर जब तक कि शेख हसीना वाजिद की सरकार नहीं बनी, इन लोगों ने उग्रवादियों को पनाह दी, उनको वहां रखा और उनको हथियार दिए, उनको सेंचुरी दी, ट्रेनिंग की जगह दी, और हमें तंग करते रहे। तो ये तो शेख हसीना वाजिद को हम इस बात के लिए बहुत आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इनको रोका और अनूप चेतिया जैसे लोगों को भारत को सौंपा और सारे कैंप बंद करा दिए। तो एसएफएफ का इस्तेमाल सही था, बिल्कुल सही था। इसके ऊपर एक किताब भी लिखी गई है, फैंटम्स ऑफ चिटागोंग। चिटागोंग के भूत, कोई हिंदी अनुवाद करवाइए आनंद वर्धन जी, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। तो वो मेजर जनरल एस युवान ने लिखी है, और अभी कैलाश में भी इनकी बात हुई। तो तिब्बती मूल के लोगों का अधिकार बनता है कि वो भारत के लिए लड़े, अपने देश के लिए लड़े, और अब हमें इसको छुपा के नहीं रखना चाहिए, हमें इसको सीधा बताना चाहिए कि ये लोग हमारे साथ। और आपने बहुत अच्छी बात की।
जी सर, एक और जल संकट की थोड़ी बात कर लूं। एक जल संकट जो मूल रूप से राजस्थान के गोवा लिबरेशन में उनका रोल, चाइना से आज अगर हम कह सकते हैं कि सिक्किम हमारे साथ है तो उसका एक बड़ा श्रेय जनरल संकट को जाता है। नेफा को बचाने वाले जनरल संकट, वो 71 वॉर में आके उन्होंने, जैसा आपने कहा कि सबसे मेजर रोल प्ले करने वाले, मुझे कभी कभी देखिए लगता जल है संकट जो है वो हम सबके घर में एक उद्दंड बच्चा भी होता है, एक शरारती, एक जो बात नहीं मानता है, अपनी मर्जी करता है। और देखिए अगर उसकी मर्जी सही हो और उसमें विवेक हो तो वो मर्जी फिर बदल भी देती है, तभी तो इतिहास बदला है। अगर सब लोग लकीर के फकीर होते और ढर्रे पे चलते तो इतिहास कहाँ से लिखा जाता। तो जल संकट का ऐसे था कि वो गोवा ऑपरेशन में भी उन्होंने भाग लिया। 1967 में जब नाथुला के इलाके में चोला में मैं वहां कोर कमांडर रहा, बाद में मेरे को उसका सौभाग्य मिला। तो जल संकट वहां पर थे जीओसी के तौर, उन्होंने मना कर दिया विड्रॉ कर। देखिए उसके दक्षिण में एक दर्रा है जलेपला, साउथ में, जहां पर कि दूसरे जीओसी ने विड्रॉ कर दी, और जलेपला आज हमारे पास नहीं है, वो चीनियों के कब्जे में। लेकिन जल संकट ने मना कर दिया और नाथुला और चोला अभी भी हमारे कब्जे में, और उन्होंने आर्टिलरी का फायर भी खुलवाया। और देखिए हमारे लोग कहते हैं कि 300 कुछ सैनिक हताहत हुए, लेकिन जो चीन है उसके तो 800 से ज्यादा। तो 1967 में चीन को पहली बार यह संदेश दिया गया कि 1962 के बाद भारत बदल चुका, अब भारत वो नहीं है। और उसके बाद भारत ने ये चीज कायम रखी है। तो 1971 की लड़ाई में भी जल संकट को इतनी बड़ी भूमिका नहीं दी गई। जल रायना जो बाद में सेनाध्यक्ष बने, उनको ज्यादा बड़ी भूमिका दी गई, और 33 कोर को। लेकिन जो कमाल कर दिखाया वो जल संकट। कैसे? क्योंकि वो उस सीमित दिमाग के थे ही नहीं। उन्होंने नदियों को देखा तो सोचा कि इसको कैसे पार करेंगे। पाकिस्तान सोचा था कि ये नदी हमारा बचाव है, लेकिन उन नदियों के थ्रू, उन नदियों को पार करते हुए टैंक, हेली ड्रॉप होती हुई सेनाएं, पैरा ड्रॉप, इसको कहते हैं वर्टिकल एनवेलप, यानी आकाश के मार्ग से आपने दुश्मन को घेर लिया। दुश्मन सोचता है कि जमीन से ही आएंगे, लेकिन आप तो आसमान से आ रहे हैं, उसको घेर लिया। और फिर उसके लिए एक मनोवैज्ञानिक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि वो पूरी तरीके से क्रम्बल करे, कोलैप्स करे। तो जन संकट के साथ बाद में भी मुझे मौका मिला। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, आज मैं हूं भी जयपुर में किसी कारणवश। तो जल संकट राजस्थान बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए, चेयरमैन थे। उस जमाने में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ही होते थे, आजकल तो बहुत कुछ हो गया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पर वो उसके सर्वे सर्वा थे, आप ऐसे सोचिए। तो राजस्थान सरकार ने उनको ये इज्जत बख्शी थी। मैं उनका लाइजन ऑफिसर रहा जब वो मऊ में आए थे लेक्चर वगैरह लेने के लिए। बहुत सीधी तबीयत के, सहज स्वभाव के जनरल थे, लंबे चौड़े, राजस्थानी, सैनिक से बने थे, जोधपुर के चौपासनी स्कूल वगैरह में पढ़े थे। तो यही था कि वो किसी ऐसे पब्लिक स्कूल से नहीं आए थे, डायरेक्ट कमीशन नहीं हुए थे, तो लोग उनको थोड़ा ऐसा सोचते। लेकिन उन्होंने जो अपना, देखिए आदमी तो अपने कर्मों से पहचाना है। आज भी हम जल संकट के नाम की चर्चा करते हैं। और आनंद वर्धन जी, आपको धन्यवाद, आपने हमें जल साहब को के बारे में कुछ कहने का मौका दिया। जी सर, एक चलते चलते एक अंतिम प्रश्न, और थोड़ा ऐसा प्रश्न है सर, आप जब पाकिस्तान से आप लोग लड़े तो दुश्मन को आप कैसा रेट करते हैं? मतलब एज अ सोल्जर, मैं एज अ कंट्री नहीं बात कर रहा हूं, एज अ सोल्जर आपको क्या लगता है, पाकिस्तानी सोल्जर भी लड़ाकू थे? देखिए पाकिस्तानी सोल्जर हमारी तरह से, बिल्कुल हमारी तरह से, देखिए हिल्ली में, ढलाई में बहुत मजबूती से लड़े, और हम आसानी से उसे नहीं कैप्चर कर सकते। एक किसके बारे में मैं आपको एक वाकया सुनाना।
जी जनरल मानेक शॉ को एक युद्ध बंदियों के कैंप के अंदर एक जेसीओ साहब से वो बात कर रहे थे, उनकी आदत थी। देखिए जनरल मानेक शॉ भी एक अनूठे सेनाध्यक्ष थे। उन्होंने पता है क्या आदेश दिया था? उन्होंने कहा था ये युद्ध बंदी मेरे दामाद है, इनको इस तरीके से रखा जाए। तो कमाल की वो आदेश देते थे। तो वो युद्ध बंदी के कैंप में गए, तो वहां एक जेसीओ से उन्होंने मुलाकात में पूछा, और उनकी आदत थी कि पंजाबी बोलना, वो अमृतसर में तो रहे थे पहले। की गल हुई, क्यों हार गए तुसी, क्या हो गया भाई, क्यों हार गए, ये पूछा उन्होंने उससे, जेसीओ से, क्योंकि वो भी पहले बलूच रेजिमेंट में रहे हुए थे विभाजन से पहले, ब्रिटिश फौज के, ब्रिटिश इंडियन जो आर्मी फौज थी उसमें। तो बलूच रेजिमेंट के जेसीओ ने बोला कि साहब, अगर आप जैसे अफसर होते ना हमारे साथ तो जीतते हम। तो ये तो लीडरशिप होती है। देखिए हिंदुस्तान की फौज में आपने देखा होगा, सुना होगा विक्रम बत्रा के बारे में। हाँ हाँ विक्रम बत्रा जब असॉल्ट कर रहे थे तो उनका जो बडी था उसने बोला कि मैं आगे जाऊंगा, तो उन्होंने उससे बोला शट अप, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी फैमिली है, मैं जा रहा। तो हिंदुस्तान की फौज की एक बड़ी ये नायाब चीज है, बड़ी अनूठी चीज है कि इसमें ऑफिसर्स की कैजुअलिटी हाईएस्ट है वर्ल्ड में कंपेयर टू ऑल अदर आर्मीज। तो यहाँ तो एक प्रचलन है, एक रिवाज है, एक ट्रेडिशन है कि अफसर आगे से ही लीड करे, लीड करने की जगह एक ही आगे। थैंक तो यू सो इसलिए मच पाकिस्तान सर। का सैनिक सिपाही हमारी तरह ही है, हम उसे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके अफसरों के बारे में क्वेश्चन, क्योंकि वो बिजनेस में इन्वॉल्व है। आपने कारगिल में भी देखा होगा कि भोले भाले शिया नदन लाइट इन्फेंट्री के सिपाही लाए गए, लीडरशिप दी नहीं गई और उनको वहीं छोड़ दिया गया, उनके शव भी नहीं लिए उन्होंने। इतना बुरा। सर मुझे लगता है जो फर्क है तो मेरे हिसाब से वो लोकतंत्र का है। उनके यहाँ लोकमत की आदर नहीं है, हमारे यहाँ लोकतंत्र डेमोक्रेसी से ये देश चलता है। इस देश में जो आपने जैसा कहा कि मानेक शॉ साहब ने जब इंदिरा गांधी से कहा कि आप अगर कहेंगे तो मैं अटैक करूंगा लेकिन आई गारंटी यू डिफीट, ये कहने की हिम्मत आज हमारे किसी भी जनरल को थी। पाकिस्तान में जनरल साहब अगर कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है उसके सामने बोलने की मेरे ख्याल में हिम्मत नहीं है। तो नहीं नहीं आनंद वर्धन जी, आपने थोड़ा, आप दोबारा विचार करिए। पाकिस्तान में जनरल के सामने प्राइम मिनिस्टर को बोलने की हिम्मत नहीं होती। जनरली प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हो जाते हैं। तभी तो परवेज मुशर्रफ बेवकूफी का प्लान बना के कारगिल में फौजें चढ़ा गया और उसको नवाज शरीफ रोक नहीं पाया। तो क्या है हमारे देश का लोकतंत्र के अलावा हमारा जो सभ्यता है ना, हमारा जो, देखिए हमारे क्या है कि हमारा ये है सत्यमेव जयते। हम सच्चे कॉज के लिए ही लड़ते हैं। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े थे। हम लड़ते ही सही काम के लिए। अब बांग्लादेश की लड़ाई थी बांग्ला जनता को आजादी दिलाने को। उनकी, वो बंगाली बोलते थे, उनके यहाँ, अब आज देख लो बांग्लादेश की इकॉनमी पाकिस्तान से आगे निकल गई है। इनको लूट के ले जाते थे वो लोग, जूट, चावल और जो यहाँ से मिल जाता था, और यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगाते थे। आज बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे है। तो हमारे देश का जो जो है सभ्यता है, जो हमारा संस्कृति है, वो ऐसी है कि हम लड़ते ही सही। इसीलिए भगवान हमारे साथ है, इसीलिए हमारे सैनिकों को लड़ने के अंदर वो दैवीय शक्ति आ जाती मिलती है मेरे भी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।